अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी हमने 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और उसको हमने वाइंड अप किया था। आज हम स्टार्ट करनी है 7.2, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है और वो चीज़ें और वो फार्मूले जो हैं आगे क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होने हैं। तो लिहाजा जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे उस लिहाज से उनका टॉपिक साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है। इसकी स्लोप फाइंड करनी है, इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है, इसका इंक्लिनेशन एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्या तरीक़ेकार होता है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होती क्या है। बच्चों, ये एक ऐसी लाइन होती है कि इसके अंदर जो एंगल बनता है अल्फ़ा, वो ज़ीरो से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। यानी कि ज़ीरो से लेके 180 तक का इसके अंदर एंगल बनता है। और ये जो एंगल बच्चों इस इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के दरमियान मेजर किया जाता है ना, ये काउंटर क्लॉकवाइज एंगल कहलाता है। यानी कि जैसे क्लॉकवाइज एक सीधे चल रहा है, एक है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज की फॉर्म में घूमता है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ना, यानी कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर नॉन एक लाइन बनती है, यानी कि जिसको हम ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज के ये आपके पास है, मैं एक ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है। अब यहाँ उन्होंने यहाँ पर एक मैंने कहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। कहते हैं इसके ऊपर जो एक लाइन आती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कि ये तो होगी ना ग्राफ की एक्स एक्सिस वाली लाइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक होती है नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। नॉन हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो कि इस लाइन के ऊपर ना हो, यानी कि ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन इस लाइन के ऊपर लाइन ना हो, उसको हम कहते हैं नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि ये लाइन यहाँ पर बन सकती है, इधर बन सकती है, क्योंकि यहाँ भी एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पर भी एक्स पॉजिटिव है। तो लिहाजा ये लाइन जो है नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। ठीक है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। नंबर 3 पॉइंट ये था कि इस लाइन को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर एल के स्मॉल जो है लेटर एल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन समझ आया होगा कि एक ऐसी लाइन जिसके अंदर उसके जो एंगल मेजर किया जाता है वो 0 से लेके 180 तक होता है और ये एंगल सिर्फ काउंटर क्लॉकवाइज में ही मेजर किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या था कि एक ऐसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन जो कि नॉन हॉरिजॉन्टल होती है, उस लाइन को हम स्मॉल एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं कि किस तरह से इस लाइन की स्लोप और ग्रेडियंट फाइंड। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि टोटल, ठीक है। स्लोप और टोटल, ग्रेडियंट और टोटल एक ही बात है। ठीक है, लें जी। अब ये हमारे पास बच्चों टॉपिक आता है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। कहते हैं व्हेन वी वॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि जब आप किसी भी एक ज़मीन के ऊपर तय करते हैं, कोई सफ़र प्लेन के ऊपर जो है वो सफ़र तय करते हैं, उसके ऊपर दो ही डिस्टेंस आप कवर करते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक होता है वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है जो कि आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं, रन। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि राइज, यानी कि आप सतह समंदर से ऊपर की तरफ, यानी कि सरफेस से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यूँ है ना, अब यूँ समझ लें कि ये आप एक, जैसे आपके पास पार्क के ऊपर इस तरह सा एक जो है वो स्लिप लाइस झूला लगा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ से हम लोग मूव करते हैं यहाँ तक और यहाँ से हम रन करते हैं, यानी कि इस पॉइंट को, यानी ए से लेके बी तक पॉइंट जो है ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, इसको हम कहते हैं राइज डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इस पॉइंट सी से लेके डी तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर मैं आसान कर दूं, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, तो जो लाइन वाई एक्सिस की तरफ मूव करती है वो हमारे पास लाइन कहलाती है वर्टिकल लाइन, और उसको हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बोलते हैं राइजिस लाइन। ठीक हो की बात। और एक ऐसी लाइन जो कि वाई एक्सिस से नीचे एक्स एक्सिस की तरफ मूव करती है उसको हम बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है और उसको हम बोलते हैं रन। ठीक है,
तो ये पॉइंट पे आपको समझ आया। अच्छा, इसको फाइंड करने के लिए ना एक तरीका होता है, वो फार्मूला आपने याद रखना है। वो फार्मूला बच्चों होता है m इज़ इक्वल टू राइज आवर रन, यानी कि जितना हमने डिस्टेंस कवर की है उतना ही हमने रन भी की है। ठीक हो की बात। तो राइज को रन पे हम डिवाइड कर देंगे। तो राइज मतलब होता है वाई एक्सिस की तरफ मूव। देखिए ना, उसने वाई ओवर एक्स लिखा, तो वाई का मतलब क्या है कि हम ए से लेके बी तक जो पॉइंट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये है ना। अगर मैं इसको ग्राफ बना दूं यहाँ पर, ठीक है, और ये नीचे एक्स एक्सिस लाइन है। अब ये देखें, ये जो ए से बी तक जा रहा है पॉइंट, ये यानी कि एक्स पे था तो वाई की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के लिए रुकता है और फिर वाई से दोबारा एक्स की तरफ मूव करता है, यानी कि जितना उसने वाई डिस्टेंस कवर किया है उसको टोटल एक्स वाले डिस्टेंस पे हम डिवाइड कर देते हैं। और ये जो है इक्वल होता है tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा मतलब इंक्लिनेशन एंगल, यानी कि इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो कितने का एंगल बन रहा है। ये देखें ना, अब यहाँ से एक रन हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक आए। आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो 0 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, यानी कि 0 से लेके, अभी ऊपर बात की थी ना कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, तो पहला वर्ड ये था कि एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर 0 से लेके 180 तक का एंगल बनता हो वो हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहलाती है। ऐसे ही है, लें जी, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है एंगल और यहाँ 180 पे आगे ख़त्म हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है। डन हो की बात बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे बच्चों 4 पॉइंट आपने हमेशा ये ज़हन में रखने हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एल हॉरिजॉन्टल स्लोप 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इंक्लिनेशन लाइन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, यानी कि एक्स सरफेस के ऊपर है, तो याद रखिएगा कि वहाँ पर कोई भी स्लोप नहीं होगी। स्लोप का क्यों नहीं होगी? देखिए, ये है ना एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इसी के ऊपर एक लाइन लगा दूँ तो क्या वो स्लोप बनेगी? स्लोप तो होती है पहले राइज करो फिर स्ट्रेट एंड फिर रन। स्लोप तो इसको कहते हैं, ठीक हो की बात। तो लिहाजा यहाँ पर कोई स्लोप नहीं बनेगी। नंबर 2 पॉइंट कहते हैं इफ़ एल वर्टिकल, यानी कि अगर आपकी इंक्लिनेशन लाइन वर्टिकल है तो स्लोप वहाँ पर अनडिफाइन हो जाएगी। वहाँ पर क्या हो जाएगी? अनडिफाइन, ठीक है। क्योंकि जिस स्टेप से आप ऊपर जा रहे हैं उसी स्टेप से आप नीचे आ जाएंगे, आपने रन तो किया ही नहीं है, ठीक है। थर्ड वन कि वहाँ पर अगर आपका एंगल 0 से लेके 90 तक है, ठीक है, यानी 0 से लेके 90 तक है, तब वहाँ पर m जो है पॉजिटिव होगा। क्या होगा? यानी कि जो स्लोप होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर आपका एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा तो वहाँ पर आपकी m लाइन जो है, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन है, वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव, ठीक है। तो ये 4 MCQs के लिए आपने बच्चों हमेशा ध्यान में रखना है। अब हमने ना यहाँ पर फार्मूले 4 सीखने हैं, 3-4 फार्मूले हैं, वो आपने ध्यान में रखने हैं जो कि एक्सरसाइज के अंदर बहुत काम आएंगे। पहला फार्मूला है कि जब आपको कहा जाएगा स्लोप ऑफ लाइन या इंक्लिनेशन ऑफ एंगल, इंक्लिनेशन लाइंस या स्लोप, तो उसके लिए बच्चों आपने ये फार्मूला करना है, ठीक है। अब जब वो कहेगा ना कि इंक्लिनेशन लाइन या इंक्लाइन प्लेन, तो सबसे पहले आपने ये वैल्यू से m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने उसका अल्फ़ा निकालना है जो कि स्लोप के अंदर अल्फ़ा एंगल बन रहा होगा। और फिर वो पूछेगा कि ये स्लोप लाइन पैरेलल कब होती है और परपेंडिकुलर कब होती है, तो आप क्या करेंगे? अब ये अच्छा, ये क्या है? 2 पॉइंट्स के दरमियान हम ये फार्मूला आप ये लगाओगे। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि 2 पॉइंट के दरमियान स्लोप ऑफ लाइन कब पैरेलल होगी, कब परपेंडिकुलर होगी? कहते हैं नहीं, पैरेलल तब होगी जब दोनों पॉइंट का जो m है, यानी कि जो स्लोप ऑफ लाइन है, वो आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और परपेंडिकुलर यानी कि इन्हीं स्लोप ऑफ लाइन के आंसर को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर पीछे क्या आना चाहिए? -1। तो फिर वो क्या हमारे पास बन जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। चलते हैं बच्चों हम एक्सरसाइज की तरफ, और ये फार्मूले आपने ज़हन में रखने, आगे हम इस्तेमाल करेंगे। ले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहते हैं फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन। स्लोप फाइंड करनी है, दूसरा क्या फाइंड करना है? अल्फ़ा एंगल। लें जी, हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। फार्मूला किसके इक्वल होता है? स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल होता है? m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या होगा ये भी सुन लें। ये बच्चों आपके पास वैल्यूज़ है x1 की, ये वैल्यूज़ है y1 की, ये वैल्यूज़ है बच्चों x2 की, ये वैल्यूज़ है y2 की, ठीक हो की बात। लें जी, y2 यानी कि 5, y2 के जो ऊपर क्या आ जाएगा? 5 माइनस फार्मूले का
और y1 ऑलरेडी -2 है, तो इसको आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय x2 क्या सॉरी ये जो थी वैल्यूज़ वो x की थी। लें जी, y2 कौन सा है हमारे पास 11 -4 और x2 क्या आएगा 5 माइनस इंटू -2। 11 में से 4 निकालने पीछे बचो बचता है 7 और ये बन जाता है माइनस इंटू माइनस प्लस 5 + 2 क्या होता है 7 और ये कट करा के पीछे आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि m का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। अब बच्चों हम m किसके बराबर होता है, अभी हमने सीखा था कि m बराबर होता है tan अल्फ़ा के। m किसके बराबर होता है tan अल्फ़ा के, तो आप m की जगह पर पुट कर दो tan अल्फ़ा = 1। लें जी, अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो tan यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा इन्वर्स, तो tan इन्वर्स इंटू 1, तो tan इन्वर्स इंटू 1 बच्चों इक्वल होता है 45 डिग्री के। तो इस तरह से हम इंक्लिनेशन और स्लोप जो है वो किसी भी क्वेश्चन की हम फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है, कहते हैं 3 - 2 and 2 and 7। सबसे पहले इसके क्या फाइंड करोगे स्लोप ऑफ लाइन, इसके बराबर होता है m = y2 - y1 x2 - x1। ठीक हो के बाद y2 यहाँ पे क्या है 7, y1 क्या है -2, पुट करें वैल्यूज 7 माइनस इंटू -2 x 2 माइनस इंटू 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 + 2 क्या होता है बच्चों 9 और ये 2 में से 3 के पीछे क्या बचता है -1, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास -9। अच्छा, अब m का आंसर हमारे पास क्या आया -9, तो m हमारे पास बच्चों किसके बराबर होता है tan अल्फ़ा के। ठीक हो के बाद अल्फ़ा यहाँ पर ही रहेगा और tan उधर जाके इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो आपके पास कैलकुलेटर पे जो है tan इन्वर्स इंटू -9 आपने फाइंड कर लेना है। शिफ्ट दबा के tan दबाएँ और उसके बाद -9 पुट करें तो आपके पास बच्चों आंसर आता है -83। ठीक है, -83। ठीक हो के बाद तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 83 डिग्री। डन हो के बाद ये इसका एंगल निकल आएगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अब यहाँ पर भी बच्चों हमने स्लोप ऑफ लाइन और इंक्लिनेशन फाइंड करना है। लें जी कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन इसके बराबर होती है m = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 यहाँ पे क्या बच्चों 8, y1 क्या है 6, x2 क्या है 4 -4। ठीक है, तो 2/0 डनों के बाद अब 2 को अगर 0 पे बच्चों डिवाइड करें, कोई भी ऐसा नंबर है जिसको 0 पे डिवाइड किया जाए तो वो अनडिफाइन हो जाता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है अनडिफाइन, और यानी कि उसको आप लिखोगे इन्फिनिटी, यानी कि मैथ एरर इन्फिनिटी है। ठीक है, और इसको लिख लेंगे ये यहाँ पर अनडिफाइंड। ठीक हो के बाद अब जब यहाँ पर m की वैल्यू अनडिफाइन होगी, जिसका मतलब क्या है कि इसका एंगल है निकल ही नहीं सकता। डनों के बाद अब चलते हैं बच्चे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं बाय मीन स्लोप, यानी कि आपको ये क्वेश्चन दे दिए जाएंगे 3 पॉइंट, उनकी आपने स्लोप फाइंड करनी है। अब 3 पॉइंट बच्चों दे दिए गए ना, तो यहाँ पर 3 ही स्लोप निकलेंगी। पहले पॉइंट की निकलेगी AB, फिर निकलेगी BC और फिर निकलेगी AC। ठीक है, ओके बात लेंगे। तो पहले आप स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं पॉइंट AB के दरमियान। ठीक, निकाल लेते हैं। ठीक है, m = ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा y2 - y1 x2 - x1। तो y2 क्या है हमारे पास 5 और y1 क्या है -3, x2 क्या है 1 और x1 क्या है -1। माइनस इंटू माइनस प्लस 5 + 3 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 + 1 2, 2 1 से 2 2 4 8, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन का आंसर क्या आ गया 4। ऐसे ही है, इसको m1 कह दें। फिर हमने बच्चों स्लोप ऑफ लाइन BC फाइंड कर लें। ठीक है, m2 = y2 - y1 एंड x2 - x1। लें जी,
y2 9 माइनस 5 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा 4 ओवर 1। इसका भी आंसर क्या आ गया 4। थर्ड वन स्लोप ऑफ लाइन ए और सी, यानी ए और सी के दरमियान फाइंड करनी है। लें जी m3 इक्वल टू y2 माइनस 1 x2 माइनस x1। तो लें बच्चों अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। y2 हमारे पास क्या हो जाएगा 9, ठीक होगी बात, क्योंकि c हमारे पास y2 में आ रहा है, और 1 हमारे पास और -3 यानी कि y1, और x2 2 माइनस इंटू माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 प्लस 3 क्या होता है 12, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 3 1 3 3 4 12। अब देखा जाए ना तो स्लोप ऑफ लाइन तमाम की तमाम आपस में बराबर है, तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी बी सी एंड ए सी और इक्वल, यानी कि m1 बराबर है m2 के और m2 बराबर है m3 के। डन के बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लें बच्चों अब यहाँ पर है पॉइंट पी क्यू आर, तो अगेन हम 3 स्लोप फाइंड करेंगे। पहले आती है स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि स्लोप ऑफ लाइन जी हम 2 पॉइंट के दरमियान ही फाइंड कर सकते, 3 का हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो हम 2 करके फाइंड करेंगे और 3 स्लोप हमारे निकलेंगे। डनों की बात लें जी m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लें जी y2 y1 5 माइनस इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस 5 10 7 माइनस 4 3 अब ये जो है इनकी कटिंग नहीं हो सकती, ऐसे ही 10 ओवर 3। सेकंड क्या आता है बच्चों स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर, ठीक हो की बात, m2 बराबर है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 15 माइनस 5 और 10 माइनस 7, लें जी 10 ओवर 3। 15 में से 5 गए 10 में से 7 गए 3। और थर्ड वन यानी कि पी आर स्लोप ऑफ लाइन पी आर, ठीक हो के बाद m3 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लें पुट करें, इसमें क्या बनता है बच्चों, यानी कि 15 माइनस इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस इंटू 4, ठीक हो की बात, माइनस इंटू माइनस प्लस 15 प्लस 5 क्या होता है बच्चों 20। 10 में से 4 के पीछे बचता है 6, कटिंग होती है 2 के टेबल पर, 2 3 6 एंड 2 10 20। तो आंसर क्या आ गया 10 ओवर 3। तो यहाँ पर भी जो स्लोप ऑफ लाइन है तीनों पॉइंट्स की वो क्या आती है सेम, तो हम लिखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन पॉइंट पी क्यू क्यू आर एंड पी आर इक्वल, सो m1 बराबर है m2 के और m2 बराबर है m3 के। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर बच्चों पॉइंट हमें दे रहे हैं l m n, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन l और m की फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन l m, ठीक है। लें जी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या बच्चों 8 है और y1 क्या है 6 है और x2 क्या है 3 माइनस इंटू माइनस
4। लें जी 8 में 6 के पीछे जो आता है 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 4 क्या हो गया 7। अब हम स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करेंगे एम एन की। क्या बनेगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m1 की, यानी कि 10 - 8 डिवाइडेड बाय 10 - 3, ये बनेगा 2/7। और थर्ड वन स्लोप ऑफ लाइन ln, यानी कि m3 बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 - 6 और 10 माइनस इंटू -4, और 10 में से 6 के पीछे बचता है बच्चों 4, और माइनस इंटू माइनस प्लस 10 + 4 क्या हो गया 14। अब यहाँ पे दोनों 2 के टेबल पे करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 7 = 14, यानी कि आंसर क्या आ गया 2/7। तो यहाँ पर भी जो स्लोप ऑफ लाइन है तीनों की वो क्या हो गई है बराबर, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन LM, MN एंड LN आर इक्वल। सो M1 बराबर है M2 के और M2 जो है बराबर है M3 के। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब बच्चों यहाँ पर हमें पार्ट x y z दे दिया गया, ठीक है, ये हमने करना है, और इसके अंदर जो है वो सिर्फ सारे के सारे वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, इस तरह के जो पार्ट होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली पूछे जा सकते हैं। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करेंगे एक्स वाई पे, फिर वाई सी पे, फिर एक्स जी के ऊपर सी एक्स जी। अच्छा, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं पहले स्लोप ऑफ लाइन एक्स वाई पे। ठीक हो के बाद तो m1 किसके बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ले बच्चों, अब यहाँ पर y2 है a + b, हम पुट कर देंगे a + b माइनस y1 यहाँ पे क्या है a, तो a पुट कर दें। x2 यहाँ पे क्या है c और माइनस 2b, नहीं, यहाँ पर आएगा a + b y2 और यहाँ पर y2 आएगा 2b, और यहाँ पर आएगा c × a। ठीक हो के बाद, यानी कि बन जाएगा, अगर हम b को 2b में से माइनस करें तो पीछे बच्चों बचता है a - b और डिवाइडेड बाय बच जाएगा c - a। अब सेकंड स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करेंगे, वो किसके अंदर आएगी y एंड z की। फार्मूला लगा लेते हैं, m2 = y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अच्छा जी, यहाँ पर y2 बच्चों क्या होगी 2b एंड a + b, ठीक है, यानी कि 2b माइनस इंटू a + b डिवाइडेड बाय 2c - a x2 की माइनस इंटू c। ठीक है, इसको देख लेते हैं। लेंगे इसका ओपन कर लें इसको, ये बनेगा 2b माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय, ये क्या बन जाएगा 2c में से अगर c निकाल लिए तो पीछे क्या बचता है ओनली c माइनस a। डन हो के बाद, और 2b में से एक b और माइनस कर दें ऊपर, तो यहाँ पर बन जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाय c माइनस a। डन हो के बाद बच्चों, इसी तरीके से हम चलते हैं स्लोप ऑफ लाइन एक्स जी के ऊपर। ठीक है, हमारी स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगी एक्स जी के ऊपर। लें जी, एक्स जी हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन अगर फाइंड करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, ये बनेगा m3 बराबर है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब y2 यहाँ पे क्या आएगा 2b, ठीक है, यानी कि आएगा 2b माइनस 2b, ठीक है, और 2c माइनस a, ये हो जाएगा x2, और ओनली a जो है ये
अच्छा ये ए ऐसे कट जाएगा और ये 2b इसे काट देगा, पीछे बच जाएगा 0/2c, तो आंसर क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पर जो स्लोप ऑफ लाइन है तीनों डिफरेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन xy, yz एंड xz आर नॉट इक्वल, यानी कि m1 डज नॉट इक्वल टू m2 डज नॉट इक्वल टू m3। ले बच्चों अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग। अब यहाँ पर दो लाइन आपस में ज्वाइन हो रही हैं, एक है लाइन AB और दूसरी है CD। कहते हैं कि यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। कहते हैं जब आप k की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे ना, तो आपने ये भी देखना है कि ये पैरेलल में इसकी वैल्यूज़ क्या आती है, और नंबर 2 कि इसकी परपेंडिकुलर में वैल्यूज़ क्या आती है। ठीक हो की बात। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल का फार्मूला होता है m1 बराबर है m2 के, और परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है m1 m2 बराबर होने चाहिए -1 के। तो हमारे पास m1 और m2 होगा, तो हम ये पैरेलल और परपेंडिकुलर की मदद से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करेंगे पॉइंट A और B के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन AB। अब स्लोप ऑफ लाइन AB क्या है, इसको हम कह देते हैं m1, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब y2 यहाँ पे क्या है बच्चों, वो हमारे पास आता है -6, और यहाँ पर क्या आता है 3, यानी कि -6 - 3 डिवाइडेड बाय x2 क्या आएगा k -7। ठीक हो के बाद, और ये बन जाएगा -9/k-7। अब सेकंड स्लोप ऑफ लाइन किसके दरमियान होगी, पॉइंट C और D के दरमियान। ये बनेगी स्लोप ऑफ लाइन C और D। ठीक हो के बाद यहाँ आ जाएगा m2 बराबर है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 हमारे पास बच्चों क्या है 5 - 6 और -4 एंड 4, यानी कि बनेगा y2 आएगा 5, और यहाँ पर नहीं D है ना, सॉरी, यहाँ पर आएगा 4 इंटू -5 डिवाइडेड बाय -6 माइनस इंटू माइनस का 4। और अच्छा यहाँ पर इसको निकालें, 4 में से 5 माइनस करो, पीछे बचता है बच्चों -1, और डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस -6 + 4, तो आंसर बच्चों बचता है -2। तो ये माइनस माइनस आपस में काटेगा, तो आंसर क्या आ जाता है 1/2। अब m1 और m2 की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। अब हमने ये देखना है कि k की वैल्यू क्या निकलेगी, किसके थ्रू, फॉर पैरेलल। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं फॉर पैरेलल। पैरेलल का बच्चों फार्मूला क्या था कि m1 बराबर होंगे m2 के। अब m1 की वैल्यूज़ क्या आई है -9/k-7। m2 की वैल्यूज़ क्या है 1/2। तो क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। लें जी, -9 × 2 1 × k-7। तो बच्चों 9 2 ज़र क्या हो गया 18, यानी कि 18, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे k-7 थे, तो k-7 ही आ जाएगा। अब क्या होगा कि -7 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस। तो ले बच्चों, ये बन जाएगा -18 + 7 = k। तो क्या होता है कि 18 में से 7 को माइनस करने पीछे आंसर आता है -11 = k, यानी कि पैरेलल के थ्रू तो इसका आंसर क्या आ गया -11। अब फॉर परपेंडिकुलर, कि परपेंडिकुलर के थ्रू k की वैल्यूज़ क्या बनती है ये हमने देखना है। अब परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या था m1 × m2 = -1। बच्चों m1 की वैल्यूज़ क्या निकली थी -9/k-7। m2 की वैल्यूज़ क्या निकली थी 1/2 = -1। लें जी, अब पता है कि जब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 9 × 1 क्या हो गया -9। ठीक हो के बाद, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2k के साथ होगा तो 2k बन जाएगा, 7 के साथ करोगे तो 14,
इक्वल टू -1। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि बन जाएगा -9 इक्वल टू -1 इंटू 2k -14। करें जी, -9 इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस का 2k, माइनस इंटू माइनस प्लस 14 1 14, 14 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, -9 -14 इक्वल टू माइनस का 2k। तो बच्चों -9 और -14 मिल के बनता है माइनस का 23 इक्वल टू -2k। अब ये -2 इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने तो k की वैल्यू निकालनी है, तो लिहाजा ये इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो -23 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू k। माइनस सेम है, आप ऊपर नीचे हैं तो आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा k का 23/2। डन हो के बाद बच्चों, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं यूजिंग स्लोप, यानी कि स्लोप का फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। शो डैट अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको गिवन है, उसके अंदर शो करके बताएं कि उसके जो वर्सेस हैं ABC इज़ अ राइट ट्रायंगल। यानी कि आपने ये देखना है कि ये आपके पास 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट में से 2 पॉइंट ऐसे होंगे, यानी कि 2 की स्लोप ऑफ लाइन ऐसे होगी कि जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अब बच्चों 90 डिग्री का एंगल तब भी बनता है कि जब 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो लिहाजा हमने पहले तो स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है, उसके बाद हमने ये चेक करना है कि इनका परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल किन 2 स्लोप ऑफ लाइन के दरमियान बन रहा है। लें जी, अब हम सबसे पहले तो बारी बारी इनके स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। तो लें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि स्लोप ऑफ लाइन हम फाइंड करेंगे पॉइंट AB के ऊपर। डन हो के बाद लें जी, इसको हम कह देते हैं M1। ठीक है, M1 हम कहेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक हो के बाद लें जी, तो y2 हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या है 7 - 1, 2 - 6, ये आ जाएगा बच्चों 6 और -4, 2 2 4, 2 3 क्या होता है 6, यानी कि आंसर क्या बन गया 3 और -2। किसका आंसर आया ये M1 का। अब M2 को निकाल लेते हैं, यानी कि 3 स्लोप निकालेंगे और तीनों स्लोप देखेंगे। स्लोप ऑफ लाइन पॉइंट BC M2। ठीक हो के बाद लें जी, M2 किसके बराबर होगा y2 - y1 x2 - x1। अब यहाँ पे y2 क्या है -7, y1 क्या है वो हमारे पास है -7, x2 क्या है -6 और x1 क्या है 2। ठीक हो के बाद तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 7 क्या रूट -14 और ये बन जाएगा -8, माइनस से क्या 4 2 8 और 7 2 14। तो आंसर क्या आ गया 7/4 M2 का। अब हमने थर्ड फाइंड करनी है स्लोप ऑफ लाइन। वो क्या होगी पॉइंट AC। लें जी, AC का देख लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा M3 इक्वल है y2 - y1 x2 - x1। तो y2 बच्चों हमारे पास क्या आएगी AC के अकॉर्डिंग, C की वैल्यूज हो जाएगी y2 और A की वैल्यूज हो जाएगी 1 जो है वो y1, और यहाँ पर आएगा -6 y2 x2 और -6 आ जाएगा जो इसका 6 है, और यहाँ पर जो है वो फार्मूले में माइनस है तो लिहाजा दरमियान में माइनस लगेगा और 6। अच्छा, -7 -1 मिलके बन गया बच्चों 8 एंड 6 मिलके बन गया 12। ये माइनस आपस में कट गया, 4 2 8 एंड 6 2 12, 3 2 6 और 2 2 4, यानी कि इसका आंसर क्या आता है M3 का 2/3। अब जब हमने तीनों स्लोप ऑफ लाइन बच्चों फाइंड आउट करनी है, तो अब हम क्या करेंगे इसका परपेंडिकुलर में चेक करेंगे कि किन 2 स्लोप ऑफ लाइन के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन मैं पहले स्लोप ऑफ लाइन ले लेता हूँ A B एंड BC, फिर मैं स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर पे चेक करूँगा BC एंड AC, फिर मैं चेक करूँगा AB और AC। ठीक हो की बात, ले चेक करते हैं। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ फार्मूला फॉर परपेंडिकुलर।
किसके ऊपर, ए बी एंड बी सी। ठीक हो गई बात। तो m1 m2 इक्वल टू -1। अब ए बी की वैल्यू थी m1, बी सी की वैल्यू है m2 और ये है m3। लें जी, m1 की वैल्यू बच्चों आई है 3/-2, m2 की वैल्यू आई है बच्चों 7/4 इक्वल टू -1। ठीक हो गई बात। तो ये बच्चों बनता है 7 3 = 21 और 4 2 = 8 इक्वल टू -1, यानी कि 8 1 = 8, 8 3 = 21, यानी कि -3 इक्वल टू -1, यानी कि ए बी और बी सी तो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। सो ए बी एंड बी सी आर नॉट परपेंडिकुलर। फिर किस पे चेक करेंगे, बी सी और ए सी। नो बी सी एंड ए सी। ठीक हो गई बात। तो यहाँ हम फार्मूला चेंज कर देंगे, वो आ जाएगा m2 और m3 इक्वल टू -1। अब m2 की वैल्यूज़ क्या आई थी, 7/4। m3 की वैल्यूज़ क्या आई थी, 2/3 इक्वल टू -1। तो ये कटिंग होती है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, ये आता है 7/6 इक्वल टू -1। तो ये भी उसके बराबर नहीं है। तो नीचे हम लिख देंगे कि सिंस बी सी एंड ए सी आर नॉट परपेंडिकुलर। अब हम किस पे चेक करेंगे, अब हमने चेक करना है पॉइंट ए बी और ए सी के ऊपर। 4 परपेंडिकुलर ए बी एंड ए सी, यानी कि m1 m3 इक्वल टू -1। अब m1 और m3 की वैल्यू पुट करते हैं। ले मुझे ये मैंने वैल्यू पुट की है। अब ये 3 इस 3 से कटता है, ये 2 इससे कटता है, तो पीछे -1 बच जाता है ओनली। तो ये दोनों बराबर आ गए, जिसका क्या मतलब हुआ कि इन दो लाइन के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो ए बी एंड लाइन ए सी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल भी किन दो पॉइंट के दरमियान बनेगा, पॉइंट ए बी और ए सी के दरमियान। आई होप कि बच्चों ये आपको अच्छी तरह लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है, कोई समझ नहीं है किसी पॉइंट की, तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर के दौरान कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप वो भी नीचे पॉइंट नोट कर सकते हैं और नीचे बता सकते हैं कमेंट में। होप कि लेक्चर समझ आया होगा। लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वो हम शेयर करते रहें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।